सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। देख लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। तो रिवेट्स क्या है? रिवेट एक परमानेंट फास्टनिंग है, जो मतलब परमानेंट जॉइंट भी कह सकते हैं आप। रिवेट और वेल्डिंग आप कैसे कह सकते हैं इसे परमानेंट जॉइंट। और अगर टेम्पोररी जॉइंट अगर पूछे तो उसका एग्जांपल है स्क्रू, नट, बोल्ट्स एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन से? तो क्वेश्चन है रिवेट्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय। तो रिवेट क्या होता है? रिवेट स्पेसिफाइड होता है डायमीटर ऑफ सैंक। तो डायमीटर ऑफ सैंक क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिवेट कैसा है? रिवेट दिखा देता हूँ मैं आपको। इस टाइप का रिवेट होता है, ठीक है, एक टाइप ऑफ रिवेट से। तो डायमीटर ऑफ सैंक क्या है और डायमीटर ऑफ रिवेट जो कहते हैं हम लोग, सैंक डाया, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, और इससे रिवेट स्पेसिफाइड किया जाता है। और ये जो है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ द रिवेट, ठीक है, लेंथ ऑफ द रिवेट। और ये जो रिवेट है, रिवेट का जो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि रिवेट कौन से मटेरियल की मेड बाय कौन, व्हिच मटेरियल। तो आंसर होगा डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज द रेशियो ऑफ। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। तो इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, इसको हम लोग जी से डिनोटेड बाय जी। ओके, और इसका कुछ रिलेशन है, रिलेशन विथ ई जी के म्यू, ठीक है, ई जी के एंड म्यू। तो ई क्या है और के क्या है, म्यू क्या है? जी तो आपको पता चल गया। ई है यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, तो ये ई है। के क्या है? के है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या है? स्ट्रेस इंटेंसिटी बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, और म्यू क्या है? म्यू है पर्सन रेशियो, पर्सन रेशियो लेटरल स्ट्रेन बाय लिनियर स्ट्रेन। तो इसका रिलेशन कुछ आता है, इसका चारों का रिलेशन इक्वेशन क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन इक्वेशन। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका जो रिलेशन इक्वेशन है, पहला जो इक्वेशन है E इक्वल्स 2G 1 प्लस म्यू। ओके, 1 प्लस म्यू। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है फर्स्ट इक्वेशन। E इक्वल्स टू आपको पता ही है, ये मॉड्यूलस E G मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी म्यू पर्सन रेशियो। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद जो रिलेशन है, मतलब इक्वेशन है, वो इक्वल्स है E इक्वल्स 3K 1 माइनस 2 म्यू। ओके, 2 म्यू, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये 1 माइनस E इक्वल्स 3K 1 माइनस 2 म्यू। ये क्या है? बल्क मॉड्यूलस। तो ये है सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। और इससे इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आता है इस क्वेश्चन में, मतलब इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल भी आपको आता है। तो न्यूमेरिकल का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको मिल जाता है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल आता ही है। तो न्यूमेरिकल का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो आएगा, और न्यूमेरिकल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस विद आंसर मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो और जो है और जो इक्वेशन है वो है 9kg 3K प्लस G, ठीक है, जी।
तो ये जो तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिटरमाइन कर सके। आपको अगर वैल्यू दिया जाए, मान लीजिए बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू पोइसन रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा ई मतलब यंग मॉड्यूलस। तो आप इजीली इस इक्वेशन से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, two pieces of copper wire have lengths L and 2L and their diameters are 2D and D respectively. If those wires are stretched by the same load, the resulting extension will conform to the ratio. तो क्या होगा? तो इसका क्या क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस और क्या पूछ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिजल्टिंग एक्सटेंशन मतलब क्या है? रिजल्टिंग एक्सटेंशन मतलब जो लेंथ आपको इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज लेंथ मतलब डेल एल। ठीक है, तो डेल एल का रेशियो कितना होगा? तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है? फर्स्ट कंडीशन में बताया गया है लेंथ एल है मगर डायमीटर 2d है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में है लेंथ 2l है। ठीक है, लेंथ यहाँ पर 2l है मगर आपका जो डायमीटर है वो d है। ये है सेकंड कंडीशन। तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या है? वो है पी एल बाई ए डेल एल इक्वल्स। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। ठीक है, ये ई से ही आएगा, यंग मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो डेल एल मतलब जो एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है, जो आपका चेंज इन लेंथ है वो। तो पहले कंडीशन में आपको कहा गया है लेंथ तो एल है मगर डायमीटर जो है आपका 2d हो गया। तो यहाँ पर डायमीटर कैसे रिलेटेड है? एरिया क्या है आपको पता है? एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर। तो पहले कंडीशन में क्या होगा? पी एल पाई बाई 4 तो d क्या होगा? 2d। तो 2d का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं, 2d अगर का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो क्या होगा? 4d स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर ई। ओके, तो ये रहा पहला कंडीशन। तो इसमें से हम लोग का इस फॉर्म में हम लोग का लाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होगा? तो देखिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर क्या है? एरिया है। तो हम लोग लिख देते पी एल बाई 4। ये जो 4 है, ये 4 को पहले ले आया। ठीक है, 4 पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, इक्वल्स 1/4 पी एल बाई ए ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए ये एरिया है, पहले एरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन में। ठीक है, 1/4 पी एल बाई ए। तो अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखेंगे। तो दूसरा कंडीशन में आपको कहा गया है लेंथ हो गया आपका 2l। ठीक है, लेंथ हो गया 2l और डायमीटर जो है वो है d। तो डेल एल क्या है? पी एल बाई ए। तो लेंथ हो गया 2l मतलब p इंटू 2l डिवाइडेड बाई ए। ए क्या है? ए मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर भी होगा क्योंकि यहाँ पर डायमीटर d कहते हैं। ठीक है, डायमीटर d कहते हैं, तो ए हम लोग लिख देते हैं। तो इसका क्या आएगा? इसका आया इक्वल्स 2 पी एल बाई ए। तो ये रहा सेकेंड वाला
और फर्स्ट वाला जो था क्या होता 1/4 टू ई, ये रहा सेकेंड वाला, ठीक है, ये 2, और फर्स्ट जो था आपका डेल एल वन इक्वल्स 1/4 पी एल ए, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो क्लियरली आप देख सकते हैं इसका रेशियो होगा 1:8, ठीक है। आप इसे अगर 8 से गुना करते तो ये इक्वल्स होता है, ठीक है, 2 हो जाता है, तो क्या होगा 1:8, आंसर होगा 1:8। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रेजिलेंस ऑफ ए मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू। तो रेजिलेंस क्या है, रेजिलेंस है जितना आपका मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी जो है स्टोर, एनर्जी जितना एब्जॉर्ब करता है, जितना एनर्जी एब्जॉर्ब और स्टोर करता है, ठीक है, अप टू इलास्टिक लिमिट तक, उसे हम लोग कहते हैं रेजिलेंस। तो रेजिलेंस ऑफ ए मटेरियल इज इंपॉर्टेंट व्हेन सब्जेक्टेड टू, तो आंसर होगा इसका शॉक लोडिंग। तो जब शॉक लोडिंग होता है तो मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ इसका इस रिलेटेड। तो रेजिलेंस का और एक टर्म है प्रूफ रेजिलेंस, ठीक है। प्रूफ रेजिलेंस क्या है, तो प्रूफ रेजिलेंस क्या है, जो मैक्सिमम स्टोर एनर्जी करता है, तो इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम जो एनर्जी स्टोर कर पाता है, मतलब एक मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट तक जो मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस। और प्रूफ रेजिलेंस अगर पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। क्लियर। अगर प्रूफ रेजिलेंस आपका पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम अगर कहते हैं हम लोग तो उसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस। तो इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ कि एसएससी के लिए अगर आपको कुछ बुक बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सबसे अच्छा मुझे लगता है जिस बुक के आपको काम आएगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वो आप बाय कर सकते हैं। उसमें सब भी है, मतलब आप अगर रीजनिंग चाहते हैं वो भी है, आपका जनरल अवेयरनेस भी है, मतलब इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स सभी है, और जो आपका मैकेनिकल है, आपका खुद का जो ट्रेड है, ट्रेड का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं उस बुक का लिंक दे दिया हूँ। तो इसका क्वेश्चन अब आते हैं, जो क्वेश्चन है रैंकिंग्स थ्योरी ऑफ फेलियर इज यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो इसका आंसर होगा ब्रिटेल, ठीक है। और ये जो रैंकिंग थ्योरी ऑफ फेलियर है ये बेसिकली ड्यू टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए कोई मेंबर पे आप अगर एक्सियल फोर्स दे रहे हैं तो उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा वही है नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन टेंशन एंड शेयर स्ट्रेंथ कन्फर्म टू द रेशियो। तो इसका आंसर होगा 3:2, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये यही क्वेश्चन आ चुका है। तो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होगा स्टील का टेंशन में और जो शेयर स्ट्रेंथ होगा उसका जो रेशियो है वो है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलर सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर shaft of diameter d about an axis through its center of gravity is। तो पोलर सेक्शन मॉड्यूलस क्या है, तो पोलर सेक्शन मॉड्यूलस का जो इक्वेशन और फॉर्मूला है वो क्या है दिखा देता हूँ। पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी। तो ये क्या है, ये है पोलर मॉड्यूलस ऑफ इनर्शिया, polar modulus of inertia divided by radius of the shaft, ठीक है, radius of the shaft। radius of the shaft। radius of the shaft। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कहते हैं इसको पोलर मॉड्यूलस ऑफ इनर्शिया कहते हैं और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पाई बाई 32
डी टू द पावर 4 पाई बाई 32 डी टू द पावर 4, ठीक है। और रेडियस क्या है, d/2, तो ये क्यूब हो गया और ये क्या होगा 16, तो आंसर क्या होगा पाई बाई 16 डी क्यूब। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछे, ठीक है, आपका सर्कुलर का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो अगर एक एक्सिस में पूछे अगर, तो उसका आंसर होगा पाई बाई 64, ठीक है, पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। अगर पोलर पूछे तो दो एक्सिस आपको प्लस करना पड़ेगा, इसको प्लस पाई बाई 64 डी टू द पावर 4, तो उससे पोलर आता है आपका पाई बाई 32, ठीक है, 2 हो जाता है आपका क्लियरली। तो 2 से देखा देता हूं मैं आपको। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस का है, ये वाई एक्सिस का है, तो पोलर अगर पूछे तो प्लस होगा, तो प्लस अगर होता है तो क्या होता है 2 इंटू पाई बाई 64, तो यहाँ पर डी टू द पावर 4, तो ये क्या होगा 32 हो जा रहा है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछे तो उसका आंसर होगा पाई बाई 32 डी टू द पावर 4। अगर आपका पूछे यहाँ पर पोलर सेक्शन मॉड्यूलस का फॉर्मूला है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलर मॉड्यूलस ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द शाफ्ट। फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन, तो घड़ी में क्या होता है, घड़ी में हम लोग यूज करते हैं फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है। और घड़ी में क्या रहता है, जो गियर है वो रिवर्टेड गियर, ठीक है। ए सपोर्ट इज टू बी नॉन यील्डिंग इफ, तो हम लोग एक सपोर्ट को नॉन यील्डिंग कब कहेंगे, जब जहां पर उस सपोर्ट में अगर स्लोप ना हो, ठीक है। द बीम हैज जीरो स्लोप एट द सपोर्ट, तो सपोर्ट पे सपोर्ट पे कोई स्लोप ना हो, थीटा से हम लोग स्लोप कहते हैं, तो ये स्लोप अगर ना हो तो हम लोग कहते हैं उस सपोर्ट को नॉन यील्डिंग, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कॉलम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स, तो इसका आंसर होगा रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। और ये जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो है एल बाई के, ठीक है, एल है लेंथ और के है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता है कि सेंट्रोइड जो मास है उसका जो डिस्टेंस है वो मतलब लीस्ट सबसे जो सेंट्रोइड में होगा वही, तो ये है एल बाई के। तो एल बाई के अगर आपको पूछे शॉर्ट कलम के लिए, शॉर्ट कलम के जो रेशियो है वो आपका एल बाई के का जो रेशियो होगा उसका वैल्यू होगा 32 से नीचे, ठीक है। और अगर लॉन्ग कॉलम के लिए पूछे तो उसका होगा 120 से ज्यादा, ठीक है, ये है। और मैं आपको बताया था वो कलम क्या है, तो कलम है वर्टिकल मेंबर है, एक वर्टिकल मेंबर है, उसमें अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो आपको कहता है वो कलम वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली। और अगर स्टैक पूछे तो वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो ये डिफरेंस है कलम एंड स्टैक में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। If a rod expand freely due to heating it will develop, तो अगर फ्रीली अगर आपका कोई अगर फ्रीली अगर कोई चीज अगर डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस यहाँ पर नहीं जनरेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबर्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, तो वेबर्स नंबर क्या है, वेबर्स नंबर है रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो इस रिलेटेड में कुछ इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो बताता हूँ। तो अगर इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स अगर पूछे तो क्या होगा रेनॉल्ड्स नंबर, आपको पता ही है इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स।
अगर ग्रेविटी फोर्स कहते हैं आपका इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स, तो क्या होगा, फ्रोड्स नंबर है, फ्रोड नंबर, ठीक है, फ्रोड्स नंबर हो जाएगा। और अगर प्रेशर फोर्स कहते हैं तो प्रेशर फोर्स क्या होगा, इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, यूलर्स नंबर, ठीक है, यूलर्स नंबर हो जाएगा, यूलर्स नंबर हो जाएगा। और एक चीज है वो भी आता है, इलास्टिक फोर्स अगर कहते हैं, ठीक है, इलास्टिक फोर्स अगर कहता है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, तो वो जो हो जाएगा मैक नंबर, ठीक है, मैक्स नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज थ्रू ए रेसिप्रोकेटिंग पम्प, तो इसका आंसर होगा तो देखिए यहाँ पर ये भी आंसर सही है, अगर और ये भी आंसर सही है। तो अगर यहाँ पर सिंगल एक्टिंग अगर कहता है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पावर अगर कहता है तो इसका आंसर होगा ए एल एन बाई 60। अगर डबल एक्टिंग कहता है, डबल एक्टिंग कहता है तो इसका आंसर होगा 2 ए एल एन बाई 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटिक कंसिडरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजाइन ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्सेप्ट, ठीक है, CEPT। तो एक्सेप्ट क्या, तो एक्सेप्ट कीस, कीस में क्या होता है, जो फैटिक कंसिडरेशन जो है वो नहीं हम लोग डिजाइन में लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो है वो उस रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है, तो कौन सा डायग्राम होगा कौन से बीम के लिए, तो कैंटिलीवर बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम आपको पता ही है, वन एंड फिक्स्ड होगा और अदर एंड फ्री होगा, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है। यूडीएल तो पता ही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ऐसा देता है। तो इसका बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम होगा वो होगा पैराबोलिक, ठीक है, तो ये पैराबोला, ठीक है, यहाँ पर ऐसा टाइप का होगा, ठीक है, तो ये होगा बेंडिंग मोमेंट। और अगर यही आपका शेयर फोर्स रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन में अगर शेयर फोर्स रहता है तो वो क्या होगा, उसका जो डायग्राम होगा वो इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड इन, तो ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ पर यूज होता है, ड्राफ्ट ट्यूब यूज होता है रिएक्शन टरबाइन पे। क्यों यूज होता है, तो रिएक्शन टरबाइन का जो एग्जिट में जो प्रेशर है, रनर का जो प्रेशर है, एग्जिट प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो कम अगर होता है तो क्या होगा, कोई काम नहीं होगा वहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो ही तो काम कर पाएगा। तो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर नहीं कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वहां पर, तो इसलिए हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। और क्या करता है ड्राफ्ट ट्यूब, वो नेट हेड इंक्रीज करता है और कन्वर्ट करता है जो काइनेटिक एनर्जी से प्रेशर एनर्जी, ठीक है, एट द आउटलेट ऑफ द रनर। और यहाँ पर कुछ दो तीन इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कुछ मैं आपको बताया था। तो ये जो ड्राफ्ट ट्यूब है, ड्राफ्ट ट्यूब बेसिकली 4 टाइप्स होता है। तो पहला है कोनिकल शेप, ठीक है, ऐसा टाइप का होता है एक ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, ये कोनिकल शेप हो गया। एक है सिंपल एल्बो टाइप, ऐसा होता है सिंपल एल्बो टाइप। और एक है मोडी स्प्रेडिंग टाइप, ठीक है, स्प्रेड करता है,
इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। और है एल्बो टाइप विथ सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट, ठीक है। तो सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। तो इसमें जो एफिशिएंस ज्यादा है वो है ये वाला और कॉनिकल, ठीक है। आपका मोडी स्प्रेडिंग जो ट्यूब है वो एंड कॉनिकल, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस इन ए मेशिंग कंपोनेंट टू द नॉमिनल स्ट्रेस एट द सेम सेक्शन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। कि उस कहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, मान लीजिए कोई नॉच है यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप का नॉच है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एरिया कम हो, एरिया कम है। तो स्ट्रेस मैक्सिमम कब होता है, जब एरिया रिड्यूस होता है, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया। तो एरिया अगर कम होता है, ये डिक्रीज करता है, अगर डिक्रीज करता है तो इंक्रीज करेगा स्ट्रेस, क्योंकि डिवाइडेड बाय है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम जो स्ट्रेस होगा वहां पर कहां पर होगा, अगर नॉच हो, मान लीजिए क्रैक है, वहां पर होगा मैक्सिमम स्ट्रेस। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेस जो कंसंट्रेशन फैक्टर है वो लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पे ये जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस अलग हो रहा है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक करंट मीटर इज मेजरिंग। तो करंट मीटर क्या करता है, करंट मीटर मेजर करता है वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इसके लिए कंफ्यूजन में नहीं रहने का, तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो है वेलोसिटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग हाइड्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं। एम मीटर आपको पता ही है, एम मीटर क्या है, एम मीटर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेजर करता है, और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज है वो मेजर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एयर प्रीहीटर। तो एयर प्रीहीटर क्या करता है, एयर प्रीहीटर आपका एवापोरेटिव जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एंड enables लो ग्रेड फ्यूल टू बी बर्न्ड। तो ये एवापोरेटिंग कैपेसिटी है, आप आउटपुट कह सकते हैं कि बॉयलर का जो आउटपुट है वही है एवापोरेट कैपेसिटी। मतलब जो हर एक घंटे में कितने केजी ऑफ वाटर एवापोरेट होगा, वही तो है ना, ठीक है। तो उसके बाद इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता है, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होगा तो बॉयलर का भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। और एयर प्रीहीटर का काम है क्या, लो ग्रेड फ्यूल को बर्न करना। तो ये तीनों होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जंक्शन वाल्व इज यूज टू। तो जंक्शन वाल्व को हम लोग स्टीम रेगुलेटिंग वाल्व भी कह सकते हैं। तो इसका क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो रेगुलेट फ्लो ऑफ स्टीम, ठीक है। और ये एक बॉयलर माउंटिंग से, तो बॉयलर रिलेटेड भी कुछ एक दो क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा बॉयलर भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर कास्टिंग। तो इसका आंसर होगा नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। कास्टिंग में हीट ट्रीटमेंट जो यूज्ड होता है वो है नॉर्मलाइजिंग। तो हीट ट्रीटमेंट क्या है, कोई आप डिजायरेबल प्रॉपर्टीज चाहते हैं, डिजायरेबल कंडीशन चाहते हैं, तो इसलिए आपको हीट ट्रीटमेंट करता है। हीट ट्रीटमेंट क्या है, हीट ट्रीटमेंट आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन हीटिंग एंड कूलिंग, कूलिंग भी होता है, हीटिंग भी होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हीटिंग भी करते हैं हम लोग, कूलिंग भी करते हैं। कूलिंग डिफरेंट मीडियम में करते हैं, वाटर में, कोई फर्नेस में, एयर में, ठीक है। तो हम लोग हीटिंग भी करते हैं, कूलिंग भी करते हैं, तो वो है हीट ट्रीटमेंट। तो और हीट ट्रीटमेंट का एम क्या है, एम हीट ट्रीटमेंट इंक्रीज हार्डनेस इंक्रीज करता है, ठीक है, आपका मशीनेबिलिटी इंक्रीज करता है, और जो है ग्रेन साइज जो है, ग्रेन साइज चेंज होता है। और नॉर्मलाइजिंग में आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पर। नॉर्मलाइजिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग आप अगर 30 to 50 डिग्री अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे, ठीक है, बोथ हाइपो यूटेक्टेड स्टील एंड हाइपर यूटेक्टिल स्टील, ठीक है। तो हाइपो क्या है, हाइपो अगर
8% कार्बन अगर लेस देन होता है स्टील में तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपर यूटेक्टर स्टील, और हाइपर किसे कहते हैं अगर 0.8 से ज्यादा होता है, अप टू 1.7, 1 पॉइंट ज्यादा हो जाए क्या होगा, कास्ट आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है, और ये पहले आप हीट करेंगे इसको, इसके बाद यहाँ पर कूलिंग होना चाहिए। तो कूलिंग हम लोग किस में करेंगे, ये स्टील यार्न में ही कूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मलाइजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट आयरन और स्टील पाइप आर प्रोड्यूस। तो कास्ट आयरन और स्टील पाइप जो प्रोड्यूस होता है उसका आंसर है ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग में कास्ट आयरन और स्टील पाइप यूज होता है। तो बेसिकली सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग में जो सिमेट्रिकल शेप का है वो वही जॉब प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल विद एक्सिस, स्टेप पे सेम है, स्टेप पे सेम है, तो इसलिए इसका आंसर है ट्रू सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस Cp इक्वल टू Cv। Cp इक्वल टू Cv कब होता है, कब होता है, जब एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो पे Cp इक्वल्स टू Cv। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp का वैल्यू क्या है, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, सॉरी केजी केल्विन। ठीक है, और Cv क्या है, Cv का वैल्यू 0. ये आता ही है 147 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, केल्विन। तो ये है Cp एंड Cv का वैल्यू। और अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का है तो वाटर आपको याद रखना चाहिए 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये है आपका वाटर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ इंजन इज प्रिवेंटेड बाय। तो फ्लक्चुएट ऑफ स्पीड क्या है, मान लीजिए आपको पता है इंजन का क्या होता है, फोर स्ट्रोक इंजन का फोर स्ट्रोक होता है, टू स्ट्रोक के टू स्ट्रोक। तो फोर स्ट्रोक हम लोग कंसीडर करते हैं, टू स्ट्रोक अभी तो नहीं चलता है, मतलब बंद होने वाला हो जा रहा है। तो फोर स्ट्रोक इंजन में क्या है, सक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, आपका एक्सपेंशन होता है और एग्जॉस्ट होता है। तो सक्शन में तो फ्यूल्स को सक करते हैं, कंप्रेशन में कंप्रेस करता है, तो एक्सपांशन और वर्किंग स्ट्रोक जिसे हम लोग कहते हैं वो है एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन में हम लोग का वर्किंग मिलता है। तो उसमें जो क्या है, तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड होना चाहिए, मगर मतलब आप सक्शन में तो पावर नहीं मिल रहा है आपको, तो पावर कैसे जनरेट होता है। ठीक है, सक्शन में तो गाड़ी पावर नहीं चल रहा है, क्योंकि कंप्रेशन जब होता है तब भी नहीं चलता है, एक्सपांड जब होता है वर्किंग स्ट्रोक में हम लोग का पावर मिलता है। तो हम लोग को क्या चाहिए था, तो वर्किंग स्ट्रोक में ही काम होना चाहिए था, मगर वो तो नहीं होता है। जब आप कोई कार स्टार्ट देते हैं तभी से रन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो है वो प्रिवेंट करता है फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है, स्टोर कर देता है, वो स्टोर करते हैं। जब सेक्शन होता है तो तब भी प्रिवेंट करता है, जब आपका कंप्रेशन होता है तब भी प्रोवाइड करता है। तो ये जो काम करता है ये होता है फ्लाईव्हील का वर्किंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट स्क्रू इज यूज्ड। तो सेट स्क्रू क्या करता है, टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पार्ट्स। ठीक है, और ये जो सेट स्क्रू है वो यूज टू सिक्योर एन ऑब्जेक्ट विद इन और अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो है नॉर्मली जो नाट है, नाट यूजिंग नहीं होता है। ठीक है, नट आपका यूज नहीं होता है। और एग्जांपल अगर पूछे तो सिक्योरिंग ए पुली, ठीक है, गियर में शाफ्ट, गियर टू शाफ्ट, तो यहाँ पर सेट्स को यूज होता है। An increase in load at the free end of a cantilever is likely to cause failure at the fixed support। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, कैंटिलीवर ये है, अगर आप इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज इन लोड एट फ्री एंड पे इंक्रीज करेंगे तो ये फिक्स सपोर्ट में ही फेलियर होगा। ठीक है, ये जो फिक्स ऐसे करेगा बेंड,
ऐसे अगर होता है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा तो यहाँ पर ही फेल होगा, ये ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए पेल्टन व्हील लाइज बिटवीन, तो इसका आंसर है 0.85 टू 0.90। और ये जो पेल्टन व्हील है ये क्या है, एक इम्पल्स टर्बाइन है। और इम्पल्स टर्बाइन में भी एक काइंड ऑफ है, वो है टेंजेंट फ्लो। ठीक है, टेंजेंट फ्लो, टेंजेंट फ्लो किसको कहते हैं, मान लीजिए रनर है, ये फैन है, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। तो टेंजेंशियली वो काम करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो रनर में टेंजेंशियली ये फ्लो करेगा, टेंजेंशियल फ्लो। ठीक है, और इम्पल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो होता है काइनेटिक रहता है, सिर्फ प्रेशर एनर्जी इसमें नहीं रहता है, काइनेटिक। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन ए बीम वेरीज डायरेक्टली विथ, तो इसका आंसर होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द नेचुरल एक्सिस। तो ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेंडिंग जो इक्वेशन है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, वो आपको याद रखना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, एम बाई आई इक्वल्स सिग्मा बाई वाई इक्वल्स ई बाई आर। ठीक है, क्लियर। तो एम क्या है, एम बेंडिंग मोमेंट है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बेंडिंग स्ट्रेस है, ये क्या है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल एक्सिस। दिखा देता हूं आपको, बेंडिंग मान लीजिए ऐसे होता है बेंडिंग, ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये नेचुरल एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सिस इन्हें। तो इसका क्वेश्चन क्या था, द इंटेंसिटी ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एट एनी पॉइंट इन ए बीम वेरीज डायरेक्टली विथ, तो ये देखिए डिवाइडेड बाय है, तो ये अगर इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करता है, मान लीजिए मैं ये इक्वेशन पकड़ लेता हूँ, एम बाई आई इक्वल्स सिग्मा बाई वाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटू वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई नहीं रहता है, तो वेरीज डायरेक्टली विथ, तो डायरेक्ट होता है, ये अगर इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करेगा, तो प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है ये। और ई क्या है, ई और आर क्या है, आर तो आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ई क्या है, ई तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, यंग मॉड्यूलस, तो ये है इसका आंसर। थॉमसन टर्बाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। तो थॉमसन टर्बाइन क्या होता है, ये एक रिएक्शन टर्बाइन है, इनवर्ट फ्लो। ठीक है, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। और अगर आउटर फ्लो रिएक्शन टर्बाइन आपको कहे तो उसका आंसर होगा फार्ने राउंड। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, if you are sorry if you are ठीक है, ये है आउटवर्ड रिएक्शन टर्बाइन, और थॉमसन क्या है, इनवर्ड रिएक्शन टर्बाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फायर ट्यूब बॉयलर, तो फायर ट्यूब बॉयलर क्या है, लैंकाशायर बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर है फायर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब क्या है, ऐसा ट्यूब रहता है,
तो फायर ट्यूब मतलब फ्लू गैसेस अगर ट्यूब के अंदर पास करे और जो उसके सराउंडिंग जो वाटर रहता है मान लीजिए, तो उसको हम लोग कहते हैं फायर ट्यूब। और वाटर ट्यूब ठीक इसका ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें ट्यूब में वाटर है, ट्यूब में वाटर, और उसके सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग फ्लू गैसेस, जिससे वो हीट ट्रांसफर होके वो वाटर ले लेगा, ठीक है। वाटर जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगा उसमें। तो आज का एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप एक वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल दीजिए। वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल दीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक अगर करेंगे और कमेंट में अगर अच्छा लगे तो लिख देना, और क्या गलती है वो भी लिख देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम फैक्टर इज ऑलवेज, तो डायग्राम फैक्टर क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए कि डायग्राम फैक्टर होगा लेस देन 1। तो नेक्स्ट है द टर्बाइन ब्लेड्स आर, तो टर्बाइन ब्लेड्स क्या होता है, स्ट्रेट नहीं होता है, कर्व होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस टू बी मशीन्ड इज मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय, तो पैटर्न में क्या होता है, रेड कलर पे वो मार्क होता है जो मशीनिंग होगा। तो मशीन के लिए मशीनिंग अलाउंस दिया जाता है, और भी अलाउंस है, श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है, ड्राफ्टिंग अलाउंस। तो ये सब चीजें अलाउंस है। क्या अलाउंस है, अलाउंस मतलब मान लीजिए आप अगर पैटर्न बना रहे कुछ, तो डायमेंशन अगर उसका रिड्यूस होगा तो रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब वो अगर कास्टिंग के बाद अगर मशीनिंग करना पड़े तो उसका डायमेंशन पैटर्न में देना पड़ेगा, उसके अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू उसमें उसके अकॉर्डिंग टू वो पैटर्न आपको तैयार करना पड़ेगा। श्रिंकेज अलाउंस क्या है, तो आपको पता है अगर जब कोई मेटल अगर मान लीजिए कोई आप अगर उसको अगर कोल्ड करते हैं तो क्या करो, श्रिंक कर जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर डायमेंशन मान लीजिए आपको 5 मीटर चाहिए उसका, तो 5 मीटर का पैटर्न बना दिया तो श्रिंक हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4.9 से, तो 4.9 कम हो गया, तो आपको उस हिसाब से 5.1 बनाना चाहिए। तो ये है श्रिंकेज एलाउंस, तो ये पैटर्न का एलाउंस है, तो इसका आंसर होगा रेड कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए केस हार्डनिंग प्रोसेस, तो केस हार्डनिंग तीनों ही है, ठीक है। आपका कार्बोनाइडिंग की केस हार्डनिंग है, साइनाइडिंग की केस हार्डनिंग है, और नाइट्रेटिंग की केस हार्डनिंग है। तो कार्बोनाइडिंग में क्या करते हैं, अगर 0.25% स्टील में कम है कार्बन के परसेंटेज, ठीक है, तो उसमें हार्डनिंग प्रोसेस में हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो हार्डनिंग प्रोसेस में हार्ड नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग का कार्बोनाइजिंग बॉक्स रहता है, उसमें हार्ड चारकोल रहता है, सोडियम कार्बोनेट रहता है, और कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। उसमें हम लोग मिक्स करते हैं उस मटेरियल के साथ, तो उसका कार्बन परसेंटेज इंक्रीज होता है और इसका हार्डनेस भी इंक्रीज होता है। साइनाइडिंग में कुछ नहीं है, साइनाइडिंग में हम लोग दोनों एक यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं और नाइट्रोजन भी यूज करते हैं, और नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन यूज करता है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। इससे आपका जो हार्डनेस है सरफेस का इंक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और जो क्वेश्चन दिया मैंने उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो आपका कमेंट क्या है इस वीडियो के ऊपर, अच्छा लगे तो अच्छा लिखिएगा, अगर आपको इम्प्रूव और भी कुछ अलग से चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।